हेलो स्टूडेंट्स, मैं महिमा त्रिपाठी आपकी जूलॉजी एजुकेटर। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी के फर्स्ट यूनिट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, उसी के एक पार्ट कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ये इनके सोर्स क्या है, इनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है। इसका डिस्कस हम करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ये बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं और प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में काम करते हैं और ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं और इनका जो रेशियो होता है वो CnH2O के फॉर्म में होता है। मतलब जो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो हमेशा किसके फॉर्म में रहेगा? वाटर के रेशियो के फॉर्म में रहता है। इट मीन्स 1:2:1 के रेशियो में ये कार्बोहाइड्रेट्स अरेंज रहते हैं और प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में ये काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स और क्या होते हैं, इनका क्या काम होता है? दे आर द चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर होते हैं। कार्बोहाइड्रेट किसी भी एनिमल के बॉडी में जब ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर रहता है तो वही ग्लूकोज तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करने का काम किसी भी ऑर्गेनिज्म को करता है। और ये प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है और एनिमल्स में ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहता है। किसी भी और बायोमोलिक्यूल के कंपैरिजन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमें तुरंत एनर्जी प्रोवाइड कराता है और जो ग्लूकोज होता है, जो इसका कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है, वो क्या है? इज द सोर्स ऑफ स्टोरेज ऑफ एनर्जी। ये एक प्राइमरी सोर्स होता है जिसमें एनर्जी इसी के फॉर्म में स्टोर रहती है। साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट इंटरमीडिएट्स की तरह काम करता है। किसके सिंथेसिस में? फैट्स एंड प्रोटीन की सिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट एज अ इंटरमीडिएट काम करता है। इट फॉर्म स्ट्रक्चरल एंड प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स। ये कोई भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाना हो या फिर प्रोटेक्टिव लेयर बनानी हो तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट का एक अलग ही रोल होता है। सेल वॉल के फॉर्मेशन में यह हेल्प करता है। साथ ही साथ जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाने का काम कार्बोहाइड्रेट करता है। साथ ही साथ ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है। किसमें? कनेक्टिव टिश्यूज को जोड़ने में हेल्प करता है, उसमें भी एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट इसका काम होता है। दे पार्टिसिपेट इन सेल कम्युनिकेशन या फिर कोई भी बायोलॉजिकल ट्रांसपोर्टेशन। ये किसी भी बायोलॉजिकल ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। सेल कम्युनिकेशन, बायोलॉजिकल ट्रांसपोर्टेशन या फिर जितने भी ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं उन सब में एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट कार्बोहाइड्रेट का एक अलग ही रोल होता है। और जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? रिच इन फाइबर। उनमें फाइबर बहुत ज्यादा पाया जाता है जो कि हमारे कॉन्स्टिपेशन के प्रिवेंशन के लिए जरूरी होता है, जिससे हमें भूख कम लग सके। जिस भी मॉलिक्यूल में, जिस भी कार्बोहाइड्रेट में फाइबर ज्यादा मात्रा में रहता है तो वो हमें प्रिवेंट करता है, कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है। ये एज अ मॉड्यूलेशन भी काम करते हैं। किसमें? इम्यून सिस्टम में। इम्यून सिस्टम के मॉड्यूलेशन में भी कार्बोहाइड्रेट का एक अलग ही रोल होता है। इट प्रोवाइड्स सरफेस रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स, विटामिन्स एंड एंटीबायोटिक्स। ये कार्बोहाइड्रेट किसी भी सरफेस में, ठीक है, एज ए रिसेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करते हैं। विटामिन्स में इनका रोल होता है या फिर एंटीबायोटिक्स में ये क्या एज ए रिसेप्टर मॉलिक्यूल या फिर सरफेस की तरह काम करते हैं कि वहां पे वो प्रॉपर तरीके से विटामिन का फंक्शन हो सके या फिर जितने भी मॉलिक्यूल या एंटीबायोटिक्स उस पे काम कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में वो अच्छी तरीके से काम कर सके।
ये तो था इसका काम क्या होता है। अब बात करते हैं इसके सोर्सेज की। सोर्सेज से पहले जान लेते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसा होता है। ये हल्के मीठे स्वाद में होते हैं, साथ ही साथ ये क्या जल में घुलनशील वाटर सॉल्युबल भी होते हैं। इनके मेन सोर्सेज में क्या है, जितने भी ग्रेन्स हैं जैसे गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा, चावल, ये सारे हमारे क्या हैं, जितने भी अनाजें हैं वो प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट होती हैं। और या फिर उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज में आते हैं। ग्रेन्स में ये कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है। वेजिटेबल्स की बात करें तो ये वेजिटेबल्स में भी कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। बीन्स में स्टार्ची वेजिटेबल्स जैसे कि जो हरी मटर होती है, ठीक है, आलू, स्वीट पोटैटो, इन सब में ये, केला, इन सब में ये हमारे क्या एज ए कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहते हैं। फ्रूट्स में, फ्रूट्स अक्सर फ्रूट्स में जितने भी नेचुरल शुगर्स होते हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट के ही डेरिवेटिव होते हैं। तो उसमें भी एज ए सुक्रोज या ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज के फॉर्म में ये फ्रूट्स में भी ये स्टोर रहता है। साथ ही साथ डेयरी प्रोडक्ट्स, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज, मॉल्टोज, इन सब के फॉर्म में पाया जाता है। मिल्क में या फिर जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी हमारा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। बात करते हैं अब इसके क्लासिफिकेशन की कि कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन क्या है। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट को मेन 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कार्बोहाइड्रेट की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जो कार्बोहाइड्रेट की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसे हम सैकेराइड कहते हैं। सैकेराइड, इन्हीं के बेस पे, इन्हीं के नंबर के बेस पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया। अगर किसी भी कार्बोहाइड्रेट में एक सैकेराइड है या फिर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज या फिर सैकेराइड के प्रेजेंट हैं तो वो मोनोसैकेराइड की कैटेगरी में आते हैं। अगर 2 मॉलिक्यूल सैकेराइड के हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट की किस कैटेगरी में आएंगे, डाइसैकेराइड की कैटेगरी में। अगर 3 से 10 के बीच में है, मतलब जो सैकेराइड का मॉलिक्यूल है या तो 3 से 10 के बीच में है तब वो ओलिगोसैकेराइड की कैटेगरी में आते हैं। और लास्ट जितने भी 10 से ज्यादा अगर सैकेराइड आपस में कनेक्टेड है तो वो सैकेराइड पॉलीसैकेराइड की कैटेगरी में आते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन को देखेंगे जहां पे हमको एक मॉलिक्यूल शुगर का देखने को मिलेगा, वो हमारे क्या है, मोनोसैकेराइड है। इसमें आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ट्रायोज, पेंटोज, हेक्सोज, ये सारे आपके मोनोसैकेराइड की कैटेगरी में आते हैं। सेकेंड है डाइसैकेराइड। जब 2 मोनोसैकेराइड यूनिट आपस में कनेक्ट होती है तब डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन होता है। डाइसैकेराइड में आपका सुक्रोज, लैक्टोज, मॉल्टोज, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ग्लूकोज में 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, सुक्रोज। लैक्टोज में गैलेक्टोज प्लस फ्रक्टोज, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। जब भी कोई भी 2 मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट होंगे तब डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन होगा। अब ये डाइसैकेराइड सुक्रोज, लैक्टोज, मॉल्टोज, इन सब के फॉर्म में स्टोर रहते हैं। सुक्रोज ये क्या है, सबसे ज्यादा मात्रा में यूज होने वाला कार्बोहाइड्रेट है। अब ये दोनों मोनोसैकेराइड किस बॉन्ड से आपस में जुड़ेंगे, तो वो होती है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कोई भी सैकेराइड, कोई भी आपका जो सैकेराइड है जब आपस में इंटरकनेक्ट होगा एक सैकेराइड दूसरे सैकेराइड से, तो जो वहां पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन या जिस बॉन्ड के थ्रू वो आपस में कनेक्ट होंगे उसको हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट की यूनिट्स को कनेक्ट करने का काम करता है। तो डाइसैकेराइड में एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड काम करेगा जो कि 2 मोनोसैकेराइड यूनिट को आपस में कनेक्ट करने का काम कराएगा। फिर है ओलिगोसैकेराइड।
जिसमें सैकेराइड की संख्या 3 से 10 के बीच में होगी। जब भी सैकेराइड्स जो शुगर के मॉलिक्यूल हैं वो 3 से 10 के बीच में होंगे तो वो आपका जो कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आएंगे वो ओलिगोसैकेराइड की कैटेगरी में आएंगे। इसमें आपका रैफिनोज है, साथ ही साथ स्टैकियोज, ये दोनों आपके ओलिगोसैकेराइड हैं। अब जितने भी अब कार्बोहाइड्रेट आ रहे हैं जिसमें जो सैकेराइड की यूनिट है वो 10 से ज्यादा है, ठीक है, तो वो आपके पॉलीसैकेराइड की कैटेगरी में आएंगे। इसमें है आपका स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, ये सारे आपके क्या है क्लास पॉलीसैकेराइड की कैटेगरी में आने वाले कार्बोहाइड्रेट हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली 4 पार्ट में है, जहाँ पे एक मॉलिक्यूल सैकेराइड का होगा, ठीक है, तो वहां पे मोनोसैकेराइड, जहां पे 2 सैकेराइड आपस में जुड़ेंगे, ठीक है, वहां पे डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड में 3 से 10 यूनिट के बीच में जब सैकेराइड के मॉलिक्यूल आपस में कनेक्टेड होंगे तो वो ओलिगोसैकेराइड की कैटेगरी में आएगा। और पॉलीसैकेराइड में आपका 10 से ज्यादा जितने भी सैकेराइड जब आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ेंगे तब वो आपके पॉलीसैकेराइड की कैटेगरी में आते हैं। तो ये था इसका क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चर क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का? बेसिकली हमने पढ़ा है कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो रिंग फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होते हैं। अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो इसका स्ट्रक्चर तो दो तीन फॉर्म में किया जाता है। बेसिकली क्या है? ओपन चेन स्ट्रक्चर, हेमी एसिटल स्ट्रक्चर एंड हावर्थ स्ट्रक्चर। ये 3 फॉर्म हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसको 2 मेन पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। ओपन चेन स्ट्रक्चर जो कि क्या है लेस स्टेबल होता है, और जो रिंग स्ट्रक्चर है ये मोर स्टेबल होता है। अब रिंग स्ट्रक्चर में ही आपका हेमी एसिटल स्ट्रक्चर एंड हावर्थ स्ट्रक्चर आ जाता है। तो ये था हमारा कार्बोहाइड्रेट का सेशन। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को देखिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो वो जरूर बताएं। धन्यवाद।